नमस्कार। आप सबका स्वागत है श्रेष्ठ कला संगम के द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव व्याख्यान में। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि अस्मिन् दिल्ल्याः श्रेष्ठकलासंगमेन आयोजिते नाट्यशास्त्रम् अन्याः कलाः इति विषयं परम श्रृंखला अस्ति भारतस्य कलात्मकं वैभवम् इति। नवमम् इदं व्याख्यानम् आप सब लोग बड़े प्रेम से और मनोयोग से सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तर्हि प्रथमं वयं मंगलम् आचरेम। ओम हरिः ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवा सदमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर दिव्य शक्तियां प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। ओम शांति शांति शांति। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, दिवसद्वय पूर्वमेव अस्माभिः सुख्यात नाट्यगुरुणा श्रीमत्या कमलिनी दत्त महाभागया भरतनाट्यशास्त्र विषयकं व्याख्यानद्वयं प्रसारितम् आमुखपटलीय साक्षात् प्रसारण माध्यमेन। फेसबुक लाइव पर कमलिनी जी ने 2 व्याख्यान दिए। नाट्यशास्त्र परंपरा एक प्रयोक्ता की दृष्टि में, क्योंकि वे नाट्यशास्त्र के अध्ययन के बाद उसको प्रयोग में भी उन्होंने लाया। उनके ही निर्देशन में, कमलिनी जी के निर्देशन में हम लोगों ने कई संस्कृत नाटक किए हैं, रंगमंच के लिए भी और दूरदर्शन के लिए भी। आइए, आज का जो विषय है इस 9वें व्याख्यान का, वो है विगते शताब्दे नाट्यशास्त्रस्य प्रकाशन क्रम और ग्रंथोयम भारतीय संस्कृतेः आदर्श ग्रंथः इति। पिछली शताब्दी में भरतनाट्य शास्त्र का प्रकाशन कैसे हुआ और ये ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय संस्कृति का आदर्श ग्रंथ है, इस विषय पर आज हम संवाद करेंगे। पिछले व्याख्यान में, कल के ही व्याख्यान में कमलिनी जी ने कहा कि इसकी ऐतिहासिकता और इनकी पांडुलिपियों के प्रकाशन के बारे में मैं यथामति यथाध्ययन आपके सामने बात रखूं। 8वें व्याख्यान में मैंने कुछ संकेत किया था आचार्य श्री रामकृष्ण कवि के बारे में और अन्य प्रकाशन के बारे में, तो थोड़ी सी पुनरावृत्ति के साथ हम बात आगे करते हैं कि 1929 माने 90 साल पहले या 91 साल पहले चौखम्मा संस्कृत सीरीज ने बनारस से नाट्यशास्त्र का एक और संस्करण प्रकाशित किया। नाट्य शास्त्र के इस संस्करण में 36 अध्याय थे, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और इस संस्करण को बटुकनाथ शर्मा तथा बलदेव उपाध्याय जी, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने संपादित किया था। उसके बाद बंबई से प्रकाशित हुआ नाट्यशास्त्र, जिसमें 37 अध्याय थे, और ये भी बनारस वाले लोगों ने प्रकाशित किया, जिसमें चौखम्मा वाले उन्होंने जो प्रकाशित किया उसमें 36 अध्याय थे और बंबई से जो प्रकाशित हुआ उसमें 37 अध्याय थे, लेकिन दोनों के पाठ में बहुत भेद था।
नाट्य शास्त्र के इन 2 प्रकाशनों से देश में एक प्रकार की चेतना आई और इसके शुद्ध और प्रामाणिक पाठ की आवश्यकता अनुभूत हुई। इस दिशा में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, उनका योगदान अमूल्य है। महाराजा ने स्वयं कला और साहित्य क्षेत्र में कार्य किया, वे इसके मर्मज्ञ थे। उन्होंने दक्षिण भारत के सुधी विद्वान श्री एम रामकृष्ण कवि, उनको इसका प्रामाणिक पाठ बनाने का कार्य सौंपा। श्री रामकृष्ण कवि ने सबसे पहले सारे देश में जो जहां जहां पांडुलिपियां थी उसमें नाट्य शास्त्र की जो भी प्रतियां उनको मिली, नकलें जो भी मिली, उसको इकट्ठा किया और उसके बाद उसके पाठ भेद कहां कहां कैसा है उसका सूक्ष्म अध्ययन किया, अध्ययन करना शुरू किया। और इसी बीच केरल में मलाबार और कालीकट 2 जगह है, वहां से अभिनव गुप्त द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र के भाष्य या टीका कहिए, अभिनव भारती, जिसकी चर्चा कमलिनी जी ने भी की, तो वो अभिनव भारती उसके बारे में पता चला। तो ये सारी प्रतियां वैसे तो अव्यवस्थित थी और अपूर्ण थी। मद्रास राजकीय प्राच्य पांडुलिपि पुस्तकालय है, उन्होंने अभिनव भारती की 3 जो प्रतियां थी उसके आधार पर एक नई प्रति तैयार की और श्री एम रामकृष्ण कवि ने उसे वहां से लेकर और नाट्य शास्त्र का प्रामाणिक पाठ बनाने का कार्य सन 1920, माने 100 साल पहले, 2020 और 1920 उसके आसपास कार्य शुरू किया। अब देखिए ये यात्रा, मैंने थोड़ा संकेत भी किया था कि एम रामकृष्ण कवि ने कितनी साधना की, 45 वर्षों तक काम किया और उनकी अंतिम अवस्था विपन्नावस्था थी, ऐसा संकेत मिला है। तो सन 1920 और उसके बाद 1926 में गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत श्री एम रामकृष्ण कवि द्वारा संपादित नाट्य शास्त्र का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, क्योंकि 4 भागों में प्रकाशित होगा ये, तो प्रथम भाग 1926 में। इसमें प्रथम अध्याय से 7वें अध्याय तक का संस्कृत पाठ शुद्ध करके और उसके साथ में अभिनव भारती जो टीका थी वो, और उसके नीचे पाद टिप्पणी में अन्य प्रतियों में जो पाठ भेद था उसको तुलनात्मक करके इसको छापा। श्री एम रामकृष्ण कवि निरंतर इस काम में लगे रहे। वर्षों के परिश्रम और प्रयत्न से एक एक भाग बनता रहा और प्रकाशित होता रहा। नाट्यशास्त्र का दूसरा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 9वें अध्याय से 18 अध्याय तक का पाठ प्रकाशित हुआ। फिर सन 1954 में नाट्यशास्त्र का ये जो एम रामकृष्ण कवि प्रकाशित कर रहे थे तीसरा भाग प्रकाशित हुआ। इसमें 19वें अध्याय से 27वें अध्याय तक का पाठ है। और सन 1964 में चौथे अध्याय के 40-50 पृष्ठ ही प्रेस में छप सके थे कि श्री एम रामकृष्ण कवि का देहांत हो गया। उसके बाद श्री जे.एस. पदे शास्त्री, ये पूरा नाम है, श्री जे.एस. पदे शास्त्री, उन्होंने चौथा भाग पूरा कराया और यह 1964 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से शुद्ध पाठ वाला नाट्य शास्त्र का 4 भागों में प्रकाशन विभिन्न संवत्सरों में हुआ, जो मैंने आपके सामने रखा, जिसको डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जी ने अपने ग्रंथ में विस्तार से बताया है। नाट्य शास्त्र का प्रामाणिक पाठ बनाने में देश के उच्च कोटि के विद्वान स्वर्गीय एम रामकृष्ण कवि ने अपने जीवन के लगभग 45 वर्ष लगा दिए। इतने पर भी उनके जीवन काल में नाट्य शास्त्र के केवल 3 भाग प्रकाशित हो सके। स्वर्गीय रामकृष्ण कवि को देश में 40 से अधिक प्रतियां मिली थी। इनमें सबसे अधिक पुरानी प्रति उन्हें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुई। यह प्रति 500 वर्ष पुरानी है। ये मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी इसका संकेत किया था। शेष प्रतियां इसके बाद की लिखी हुई, ऐसा शोध से उन्होंने प्रमाणित किया। अभिनव गुप्त का जो काल है
वो 12वीं शताब्दी माना जाता है। अतः जो प्रति अभिनव गुप्त तथा भोज को प्राप्त थी उनका तो आज पता ही नहीं है। साथ ही उन दोनों प्रतियों में उस समय भी पाठ भेद था। ऐसी दशा में यह सहज ही समझा जा सकता है कि जब आजकल उपलब्ध प्रति में इतनी महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक सामग्री संग्रहित है तो प्राचीन प्रतियों में कितना अमूल्य तथ्यात्मक संग्रह होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अब आइए, अब देखते हैं नाट्यशास्त्र की प्रकाशन के आगे की यात्रा। बंगाल के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं डॉक्टर मनमोहन घोष। उन्होंने नाट्यशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता प्रसिद्ध संस्था है, उन्होंने 1950 में प्रकाशित किया। इस प्रति में बीच के 6 अध्याय नहीं थे, अतः यह भी पूर्ववर्ती जो वैदेशिक विद्वानों ने कुछ कुछ अध्यायों को लेकर काम किया, इस प्रकार ये अपूर्ण थी। और बाद में डॉक्टर घोष ने इसका पूरा अनुवाद जो किया था उसका मनीषा के नाम से प्रकाशन करवाया, वो अभी भी उपलब्ध है। और बड़ौदा से प्रकाशित नाट्यशास्त्र के 4 भाग ही आज प्रामाणिक पाठ के रूप में देश में उपलब्ध है। अब ये जो पूरी यात्रा है प्रकाशन की विगत शताब्दी की, इस अवधि में वृंदावन निवासी आचार्य विश्वेश्वर जी ने अभिनव भारती के प्रथम से 7वें अध्याय की हिंदी व्याख्या की, जो डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी के विशिष्ट विद्वान, उनके संपादन में सन 1960 यानी कि 60 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रकाशित हुई। और सन 1964 में नाट्यशास्त्र के पहले से 7वें अध्याय तक का डॉक्टर रघुवंश का हिंदी अनुवाद मोतीलाल बनारसी दास के यहां से प्रकाशित हुआ 1964। और सन 1971 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पंडित मधुसूदन शास्त्री, सुप्रसिद्ध नाम है, उन्होंने पहले से 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। नाट्यशास्त्र के पूरा हिंदी अनुवाद का प्रकाशन के पाठकों को प्रतीक्षा बनी रही। अभी तक पूरा अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ था। और इस बीच मध्य प्रदेश के विद्वान श्री बाबूलाल शुक्ल जी ने हिंदी अनुवाद का काम आरंभ किया। चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी से उनके हिंदी अनुवाद का प्रथम भाग सन 1972 में प्रकाशित हो गया। 1972 सन, जबकि 1974 में आकाशवाणी से 30 जून को संस्कृत समाचार आरंभ हुआ है, तो 47 साल पूर्व की बात है। 1972 के बाद सन 1978, 12 साल बाद, 16 साल बाद दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। और 1983 में तीसरा भाग प्रकाशित हुआ। सन 1985 में, यानी 83 के बाद 3 साल बाद, चौथा भाग भी प्रकाशित हो गया। श्री बाबूलाल शुक्ल अवश्यमेव अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। यद्यपि उन्होंने 36 अध्यायों वाली पांडुलिपि का अनुवाद किया है, जो हमारी और विद्वानों की दृष्टि में अपूर्ण नहीं, दोषपूर्ण भी है, ऐसा विद्वान मानते हैं, विद्वानों का मत है। ये तो इतिहास जो आदरणीय कमलिनी जी ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा प्रकाशन के बारे में बताना कि किस प्रकार से हुआ है। वैसे तो हजारों वर्ष पुराना नाट्यशास्त्र का पांडुलिपियों में हमें उसकी उपलब्धि होती है, लेकिन आधुनिक काल में जो उपलब्धि होती है और किस प्रकार से इसका अध्ययन क्रम विद्वानों ने, और दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य के रूप में मैंने आपके सामने पिछले 2 व्याख्यानों में नाम के साथ ग्रंथों का भी, लेखकों का भी नाम दिया है। तो ये भारतीय संस्कृति के लिए आदर्श ग्रंथ है। इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं कि नाट्यशास्त्र की बात जब हम करते हैं तो भारत और भारतीय संस्कृति और वेद, वैदिक वाङ्मय की बात आती है। और प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ
वेद है। लेकिन ये प्राचीनतम होते हुए भी भारत में भावात्मक एकता उस मात्रा में स्थापित करने में सफल नहीं हुए। क्यों? कि वेद को पढ़ने का, अध्ययन, अध्यापन, श्रवण का द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को यह अधिकार दिया गया। अतः उन्होंने सवर्णों और अवर्णों, यानी दलित कहिए या उपेक्षित या जो भी कहिए, बाकी के 3 द्विज से अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, उनके बीच एक दीवार खींच दी। और यह हकीकत है। दूसरा जो बिंदु है कि वेद ग्रंथ धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। अतः केवल धार्मिक जनता के आराध्य थे ये ग्रंथ, जो धर्म की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हैं। देश के जो इतर जाति के लोग, जिसको अनार्य नाम से भी कुछ विद्वान कहते हैं, उन्होंने वैदिक यज्ञ विधान को कभी स्वीकार नहीं किया। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। वे देश में इतने लोकप्रिय हुए कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक उनका जो पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी, उसको बहुत ही उत्साह के साथ स्वीकार किया गया। इसका कोई भी विकल्प पाणिनि अष्टाध्यायी का विद्वान लोग तब से आज तक नहीं खोज सके हैं। इस दृष्टि से वेदों की तुलना में पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का प्रभाव देश को एक सूत्र में बांधने की दिशा में अधिक सार्थक सिद्ध हुआ, ऐसा डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जी कहते हैं। किंतु व्याकरण का संबंध भी देश के शिक्षित वर्ग से था। सामान्य लोग के, सामान्य प्राणियों को न संस्कृत से मतलब था, रहा और ज्यादातर होता है, और न उसकी व्याकरण के नियमों से कोई उतना सरोकार रहे। इस दृष्टि से नाट्य शास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। नाट्य शास्त्र ने वर्ण और वर्ग की जो दीवार थी उसको तोड़ा, और उसको तोड़कर शिक्षित और अशिक्षितों का फासला मिटाकर एक ऐसी लोक रंजनकारी कला को जन्म दिया जिसका संबंध राजा से लेकर प्रजा तक था, आचार्य से लेकर शिष्य तक था, अभिजात वर्ग से लेकर अशिक्षित वर्ग तक था। वैदिक परंपरा ने कालांतर में शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, बौद्ध तथा जैन, बहुत सारे हैं, इन धर्मों या संप्रदाय जो भी हम कहें, मानने वालों के बीच एक दीवार खड़ी करके अपने को एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया वैदिक परंपरा ने। इसी प्रकार अन्य धर्मों तथा मतों के मानने वालों में भी एक दूसरों के प्रति कभी सहिष्णुता तथा स्नेह उत्पन्न नहीं हो सका उतनी मात्रा में। कुछ महान पुरुष हुए जिन्होंने प्रयास किया और कुछ समय तक सहिष्णुता, सौहार्द, सद्भाव रहा, लेकिन फिर उसी तरह से आपस में वैमनस्य और विद्वेष वगैरह का भाव, प्रतियोगिता का भाव लगा रहा। इस स्थिति में या इस धरातल पर नाट्य शास्त्र ने शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन, गाणपत्य इत्यादि अन्य जितने भी मतांतर थे, उनके मानने वाले थे, उनको एक सूत्र में बांध दिया। गायन, वादन, नर्तन के प्रदर्शन के समय सारे मतावलंबी एक साथ बैठकर इसका आनंद लेते थे और आज भी लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं रेस्टोरेंट है या सिनेमा हॉल है तो उसमें सभी वर्ग के लोग जाते हैं। तो यही कार्य तब जबकि कठोर नियम थे और उस तरह की सामाजिक स्थिति थी, तब नाट्य शास्त्र ने किया और अब भी ये कर रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नई जीवन पद्धति में भी नाट्य शास्त्र सार्ववर्णिक होने के कारण सभी को इकट्ठा भावात्मक एक सूत्रता में बांधने का कार्य नाट्य शास्त्र कर रहा है। जो नाट्य शास्त्र के अनुयायी भरत लोग थे, भरतों ने भारतीय संस्कृति के रचनात्मक पक्ष को सुदृढ़ करने में असाधारण और अद्भुत योगदान दिया और दे रहा है।
वर्ण व्यवस्था के कठोर काल में भरतों ने शूद्रों के अधिकारों के लिए पंचम वेद की सृष्टि की। ये तो हम सब जानते हैं। भरतों की महानता इससे थी कि उन्होंने सवर्णों की न निंदा की और न उनके प्रतिकूल कोई आचरण किया। भरतों ने सवर्णों के विरुद्ध एक ललित आंदोलन छेड़ा, एक नए आधार को ग्रहण कर लोक की चित्तवृत्ति को कलात्मक सौंदर्य की ओर आकर्षित किया। उनकी कला संपदा के लालित्यपूर्ण वैभव ने जन जन के मन और हृदय पर सहज ही अधिकार कर लिया और समाज का प्रत्येक वर्ग, छोटा या बड़ा, उनका जो कला के प्रति एक दृष्टिकोण था और कला के लिए जो संबंध था, प्रेम था, उस पर तादात्म्य का और प्रेम का अनुभव किया, उसका प्रेमी बन गया। भेदभाव के समाज के हर वर्ग का प्राणी नाट्यशास्त्र की विधाओं का प्रशंसक बन गया। उस युग की परिस्थितियों में यह एक छोटा काम नहीं था। भरतों का यह प्रयास इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ था। भरतों का दूसरा महत्वपूर्ण और शाश्वत योगदान गायन, वादन, नर्तन तथा अभिनय आदि की सुदृढ़ नींव रखना था। गायन के क्षेत्र में षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद नामक 7 स्वर उनकी देन है। ताल के तीस्र और चतुरस्र रूप तथा विलंबित, मध्य और द्रुत लय उनके द्वारा प्रतिष्ठापित की गई। तंत्री वाद्य, सुशीर वाद्य, घनवाद्य तथा अवनद्ध वाद्यों की परंपरा भरतों ने प्रतिष्ठित की, आरंभ की। वादी, विवादी, संवादी और अनुवादी स्वर उन्होंने बताए। ये सारे तत्व आज भी देश में प्रचलित शास्त्रीय, सुगम और लोक संगीत में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, संगीत चाहे उत्तर भारत का हो या कर्नाटक का, आज भी उनमें 7 स्वर, ताल, लय आदि का प्रयोग समवेत रूप से हो रहा है। 7 के बाद आज तक कोई 8वां स्वर आविष्कृत नहीं हुआ है, न कोई कर पाया है। कश्मीर के संगीत और कर्नाटक के संगीत की शैलियों में भेद हो सकता है, किंतु भरतों द्वारा चलाए गए स्वर और ताल के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार वादन के क्षेत्र में चाहे मणिपुरी संगीत हो या मालवा का, राजस्थान का हो या सौराष्ट्र का, असम का हो या गुजरात का, वाद्य यंत्रों के आज भी तत्, सुशील, घन और अवनद्ध रूप प्रयोग में लाए जा रहे हैं। यह बात पृथक है कि किसी प्रांत में अवनद्ध का नाम ढोल है तो कहीं मृदंगम, कहीं नगाड़ा या नकारा, तो कहीं मादंग और कहीं चग है तो कहीं तबला। भरतों द्वारा ये नाम केवल लौकिक क्षेत्रीय भाषाओं के कारण बदल गए हैं, रूप वही है। भरतों द्वारा निर्दिष्ट नर्तन के क्षेत्र में भी अगर हम उसकी बात करें तो भरतों की देन अनुपम और अद्वितीय है। नृत्य के 6 अंग और 6 उपांग, उसका संचालन देश की सभी नृत्य शैलियों में प्रयोग में लाया जा रहा है। चाहे कथक नृत्य हो या कथकली, मणिपुरी हो या ओडिसी, भरतनाट्यम हो या कुडियाट्टम, सभी नृत्यों में पाद संचालन, कटी संचालन, हस्तक तथा कलात्मक मुद्राएं भरत के नाट्यशास्त्र के आधार पर ही बनाई जा रही है। नृत्य, भाव नृत्य या लोक नृत्य, सबका नर्तन विधान भरतों के सिद्धांतों पर आधारित है। यही स्थिति अभिनय की है।
देश के किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में जहां अभिनय होता है, भरतों द्वारा बताई गई भावाभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। देश में विस्तार से जो फैला हुआ शास्त्रीय और लोक नाट्य का गायन, वादन और नर्तन विधाएं, उनमें भरतों द्वारा स्थापित किए हुए तत्व आज भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। प्रत्येक शैली में आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। सर्वविदित तथ्य है, सब जानते हैं कि भगीरथ, राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके पतित पावनी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। भगीरथ से पूर्व उनके पूर्वज अंशुमान तथा राजा सगर, सगर के कारण सागर नाम पड़ा है, उनके प्रयत्न वो करते रहे। इसी प्रकार भरत लोगों ने कठोर तप करके, अंशुमान, सगर, भगीरथ, इन्होंने गंगा को अवतरित करने के लिए कितना तप किया। उसी तरह भरतों के कठोर तप के कारण गायन, वादन, नर्तन, इसकी त्रिवेणी को सार्वजनिक कल्याण के लिए लोक में प्रवाहित किया गया। कला की इस सुधामयी सरिता ने लोक हृदय को आह्लाद और आनंद के रस से आप्लावित कर दिया। धर्म, जाति, वर्ग, प्रांत इत्यादि के जो भेद है, उन भेदों को भूलकर सारा लोक भरतों की इस भागीरथी, नाट्यशास्त्र रूपी भागीरथी में आनंद के गोते लगाने लगे। गायन, वादन और नर्तन के महोत्सव मनाए जाने लगे। भरतों ने सारे देश को सच्चे अर्थों में भावात्मक स्तर पर जोड़ा, क्योंकि भरतों की कला के स्रोत भाव और रसों से ही द्रवित, उत्सर्जित या फूटे थे। भरतों का यह उपकार इस देश की संस्कृति का एक ऋण है। भारतीय संस्कृति में 3 ऋण माने जाते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। तो जो ऋषि ऋण है, इसी प्रकार से भरत मुनि का ये ऋण, भरतों का ऋण है। और उसे ऋण हम तभी होंगे जब इस कला की साधना करें, इसका प्रसार करें, इसकी परंपरा को लगातार प्रवाहित करते रहे। इस ऋण को आज सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों को प्रतिशोधित करना है, चुकाना है, इस कर्ज को पूरा करना है। भरतों का यह प्रयास आज के व्यक्ति के लिए एक आदर्श प्रेरणा है, जिसके द्वारा देश को भावात्मक सूत्र के द्वारा पुनः हम एक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। धर्म और भाषाओं ने मनुष्य को, हम जानते हैं सब लोग कि किस प्रकार से संकीर्ण बोध में या संकीर्णता के घेरे में बांधकर उसे कुछ लघु बना दिया, छोटा बना दिया है। कला ने विभिन्न धर्मों के मानने वालों को एक मंच पर एकत्रित किया है। कला के क्षेत्र में आप सुनिए कि आधुनिक युग में भी हम देखते हैं कि अमजद खां, इलियास खां साहब हिंदुओं के समारोहों में मुस्कुराते हुए जाते हैं और पंडित जसराज, रामचतुर मलिक, पंडित भीमसेन शास्त्री, पंडित भीमसेन जोशी, मुसलमानों के उर्स इत्यादि जो आयोजन होते हैं उसमें सजदा पेश करने के लिए जाते हैं। भावात्मक एकता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। यह देन भरतों की है, भरतनाट्य शास्त्र की है। भरतों ने वीणा के तारों में 7 स्वर, 2 ग्राम, 14 मूर्छनाएं और 22 श्रुतियों का नियोजन किया था। भरतों ने स्वर, तान, आलाप और वर्णों की योजना आरंभ की थी। भरतों ने सबसे पहले अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस और भाव नामक शब्दों को प्रकाशित किया, जिसकी विस्तार से चर्चा आदरणीय कमलिनी जी ने की है अपने दोनों व्याख्यानों में। यदि भरत इन शब्दों को न लिखते तो आज शायद दुनिया में लोग रस और भाव नामक शब्दों को जान भी पाते या नहीं, कहा नहीं जा सकता।
और इसी स्थान पर मैं माननीय मुसलगांवकर जी को याद करूं, उज्जैन के विद्वान जिन्होंने नाट्यशास्त्र पर्यालोचन ग्रंथ अभी प्रकाशनाधीन है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रस शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं हो सकता है। यद्यपि प्लेजर या इस तरह से शब्दों से प्रयास किया है विद्वानों ने या अंग्रेजी स्कॉलरों ने प्रयास किया है कि रस का अनुवाद अंग्रेजी में करे, नहीं हो सकता है। तो रस और भाव की विशेष व्याख्या और उसका बाद में विशेष जो संवाद होगा मैं अपने अगले व्याख्यान में करूंगा। आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।